सुप्रभात बच्चों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आ गए हैं अपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो हमने वर्क डन बाय फोर्सेस को कवर कर लिया है, जिसमें हमने पाथ डिपेंडेंट वर्क डन और पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन उसको भी देख लिया है। उसके बाद हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को देखा था सेकेंड लेक्चर में, जिसपे हमने काफी सारे क्वेश्चंस को भी देखा था। और आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। इसमें हम बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क डन बाय पाथ, forces can be categorized in कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और फिर हम देखेंगे कि जब हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे तो उसके फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक दूसरा एनर्जी का टर्म लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो उस पर हम आज बात करेंगे। और फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्पेशल केस देखेंगे, जिसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। चलिए तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आएंगे और आखिर उनका नेचर क्या है, कैसे हम ये पता करें कि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। इसको पता करने का सबसे सरल तरीका है कि अगर सिस्टम के राउंड ट्रिप वर्क डन, अगर सिस्टम के राउंड ट्रिप वर्क डन में अगर फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अगर जीरो है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो के बराबर नहीं है तो वो फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आइए हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। तो हम एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हमारे पास एक एम मास का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हम इस मास पे ऊपर के डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स, जो कि मैग्नीट्यूड वाइज mg के बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। F इज जस्ट इक्वल टू mg। तो क्या होगा कि शुरुआत में अगर देखो तो नॉर्मल ऊपर, F भी ऊपर और mg नीचे, तो ये क्या करेगा, F प्लस n मिलके mg के बड़ा हो गया, तो ये क्या करेगा, कांटेक्ट को छुड़ा देगा। और जैसे ये कांटेक्ट छूटेगा, नॉर्मल हो गया, गायब। अब जो हमारा बाहर का, ऊपर का जो एक्सटर्नल फोर्स है F और नीचे का जो mg है वो न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। लेकिन चूंकि ये बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण अब उसी रफ्तार से धीरे धीरे ऊपर चलता जाएगा। तो लेट से कि हमने इस मास पे एफ फोर्स लगाया और इस मास को हम एफ फोर्स की मदद से लेट से हम एच हाइट तक लेके चले। ये एच हाइट तक हमने लेके गया, हम लेके गए इस मास को एच हाइट तक, ठीक। और यहां एच हाइट तक ले जाने के बाद फिर हमने क्या किया, इस मास को अलाउ किया और ये मास वापस से दोबारा ग्राउंड पे, जमीन पे आ गया। यानी 2 स्टेप में यहां हम काम कर रहे हैं। पहले हमने मास को ग्राउंड से एच हाइट हम लेके गए हैं और फिर ये मास ऊपर से नीचे पहुंच गया, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट दूसरी बार नीचे की तरफ हुआ, एच ही डिस्प्लेसमेंट है, और ये वापस कहां पहुंच गया जी, वापस ग्राउंड पे पहुंच गया। अब मेरे को यहां से यहां तक ले जाने में जो भी ग्रेविटेशन फोर्स ने इस मास पे वर्क किया वो निकालना है, और फिर सेकेंड स्टेप में एच हाइट से जब दोबारा ये ग्राउंड पे आ रहा है तब मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ ये निकालना है। अच्छा, एक चीज यहां नोट कर लो कि जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है, जो सिस्टम का बनावट है, शुरुआत में क्या है, ग्राउंड और ग्राउंड के ऊपर मास है। चलने के बाद फाइनल अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है, क्योंकि फाइनली मास कहां आ चुका है, ग्राउंड पे। तो सिस्टम जैसा शुरू में था, ट्रांजिशन के बाद फाइनली उसी कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। तो ये सिस्टम के राउंड ट्रिप के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स का टोटल वर्क डन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चा कह सकता है कि सर पहले स्टेप में जब हमने मास को यहां से और एच हाइट तक हम ले गए थे तो जो हमारा वर्क डन हुआ था वो कितना है सर, माइनस mgh। इतना तो आता है बच्चों को कि mg फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टेप में, सेकेंड स्टेप में जब ये मास एच हाइट से दोबारा ग्राउंड पे आ रहा है तो कितना वर्क डन ग्रेविटी के द्वारा, बच्चा बोलेगा सर ये प्लस mgh है, सही है।
अच्छा, तो अगर ये सही है तो मेरा कहना है कि अगर मैंने बोला कि राउंड ट्रिप वर्क डन कितना है, ये बताओ भाई। राउंड ट्रिप वर्क डन का मतलब सर सिस्टम जैसा था फाइनली वैसा हो गया, बीच में ट्रांजिशन चाहे कैसा भी हुआ हो, जहां से हम चले थे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हमारा क्या है, सेम है। तो बच्चा बोलेगा सर राउंड ट्रिप वर्क डन तो जीरो हो गया, ये राउंड ट्रिप वर्क डन तो सर जीरो हो गया। इसका मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो राउंड ट्रिप वर्क डन हमेशा जीरो होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम पहले भी देख चुके हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। भाई पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और उसके द्वारा एक राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन हमेशा क्या होने वाला है, जीरो। ये दो क्रिटेरिया ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स किस कैटेगरी का फोर्स है, तो सर कंजर्वेटिव फोर्स के कैटेगरी का है। अब आप चाहें तो इसी तरह से एक और एग्जांपल से देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास दूसरा सिचुएशन हम लेके चलते हैं कि मेरे पास स्मूथ ट्रैक है और एक स्प्रिंग है, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और नेचुरल लेंथ में भी पड़ा हुआ है, इससे एक मास अटैच है। ये शुरुआत का सिस्टम है, ये कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का है। इस सिस्टम में कौन कौन चीज है भाई, तो ये स्मूथ टेबल है, ये स्प्रिंग है और ये मास है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स से हमने इस मास को क्या किया, आगे खींचा, और लेट से कि हम इस मास को आगे हम नेचुरल लेंथ से एक्स इलोंगेट कर दिए, यानी ये मास यहां पहुंच गया, और लेट से कि ये जो इलोंगेशन है हमारा, ये हमारा एक्स है। अब जैसे हमने इलोंगेट किया विथ हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ बच्चे देख सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स के एक्स आता है, और ये स्प्रिंग फोर्स सिस्टम को दोबारा रीस्टोर करने की कोशिश करता है। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ध्यान से मेरी बात सुने, कि जैसे यहाँ पे लाके हमने एक्सटर्नल फोर्स को हटाया, ये स्प्रिंग फोर्स वापस से इस मास को यहाँ लाएगा, और एक समय आएगा कि ये मास दोबारा अपने नेचुरल लेंथ में आएगा, मतलब अपने मीन पोजीशन पे किसी ना किसी समय ये मास दोबारा पहुंचेगा। हालांकि यहाँ पहुंचते पहुंचते उसके पास वेलोसिटी अच्छा खासा हो जाएगा, जिससे कि वो मीन पोजीशन को क्रॉस करके और अपने आप स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और फिर ये अगर स्मूथ सरफेस है तो ये ऑसिलेशन का केस है। हमको अभी ऑसिलेशन की बात नहीं करना है, हमको बस ये देखना है कि मास यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, और फिर जो डिस्प्लेस हुआ था मतलब जो इलोंगेशन था वो फाइनली फिर से नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग आ गया। तो मेरे को इस राउंड ट्रिप में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है ये मेरे को निकालना है। तो सर अगर ये निकालना है तो बड़ा ही आसान है, बच्चे जानते हैं स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन का फॉर्मूला। जैसे इन दोनों कंडीशन को देखो तो तुमको ये दिख रहा होगा कि शुरुआत में ये मास जो था वो मीन पोजीशन पे था, और हमारा स्प्रिंग क्या है भाई, नेचुरल लेंथ में है। और ये जो सेकेंड स्टेज है इसमें देखो कि ये मास जो है आगे बढ़ चुका है एक्स डिस्टेंस से, इसका मतलब कि ये स्प्रिंग जो है एक्स से इलोंगेट हुआ है। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, तो नेचुरल लेंथ से एक्स इलोंगेशन कराने में स्प्रिंग फोर्स का कितना वर्क डन हुआ। मैं पूछूं कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, तो सर स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन इस केस में है, बच्चा बोल सकता है दैट इज सर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये डायरेक्ट मैंने लिखा चूंकि हम देख चुके हैं कि स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का फॉर्मूला मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था हाफ के माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, वेयर एक्स फाइनल इज द फाइनल इलोंगेशन, एक्स इनिशियल इज द इनिशियल इलोंगेशन, और ये दोनों कंप्रेशन भी हो सकते हैं। तो आई थिंक बच्चा समझ रहा होगा कि सर इनिशियल इलोंगेशन इज जीरो, फाइनल इलोंगेशन इज एक्स, तो फॉर्मूला में पुट किया, तो इस यहां से यहां तक इस मास को लाने में स्प्रिंग फोर्स ने जो वर्क किया दैट इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। सही है सर। अच्छा, अब इन दोनों को जरा देखो, ऑलरेडी मास यहां था, हमने एक्सटर्नल फोर्स को यहां से रिमूव कर दिया है, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं है। अब ये स्प्रिंग फोर्स है लेफ्ट की तरफ, और ये खींच के भी ला रहा है लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब कि जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, तो पक्का स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा सर।
सर इस स्टेप में कितना वर्क डन हुआ स्प्रिंग फोर्स के द्वारा? सर बच्चे कह सकते हैं दिस इज सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर। ढंग से देखो। अच्छा, अब इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आया, ये समझ में आना चाहिए। हालांकि समझने के लिए ये जरूरी है कि सर अब तो स्प्रिंग फोर्स भी लेफ्ट में है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, लेफ्ट में, तो पक्का ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा। फॉर्मूला से भी रख सकते हो। फाइनल इलोंगेशन, फाइनल इलोंगेशन इज जीरो, चूंकि नेचुरल लेंथ में आने वाला है, और इनिशियल इलोंगेशन इज एक्स। तो जब फॉर्मूला में रखोगे तो क्या होने वाला है भाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब कोई बच्चा कहे कि सर ठीक है, हमने यहां से यहां तक का वर्क डन निकाल लिया, फिर यहां से यहां तक का वर्क डन निकाल लिया, तो बच्चा बोले कि सर राउंड ट्रिप में कितना वर्क डन हुआ स्प्रिंग फोर्स के द्वारा, तो बच्चा बोलेगा सर ये तो जीरो है। सिंपली देख लो जोड़ के, तो ये वर्क डन राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या है, जीरो। और सिस्टम भी हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है। बीच में ट्रांजिशन हुआ था, लेकिन फाइनली इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन सेम है। मतलब कि सिस्टम के ट्रांजिशन के बावजूद अगर राउंड ट्रिप में किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन अगर जीरो है, देन वी कैन सेफली से दैट फोर्स इज ए कैटेगरी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो आई थिंक हमने दो एग्जांपल अभी देख लिया। अब हम इस बात को समराइज करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स होने के कौन कौन से एसेंशियल कंडीशंस हैं। एसेंशियल कंडीशन कौन कौन सा है वो हम बात करते हैं। तो कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है, फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स कंजर्वेटिव है, इसके कंडीशन कौन कौन से हुए? तो पहला कंडीशन, वर्क डन बाय फोर्स does not depend on, does not depends on path, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। only depends on, only depends on initial and final configuration। सिर्फ इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे अगर फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन डिपेंड कर रहा है, देन दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और साथ साथ में अगर ये कंडीशन वैलिड है तो बच्चे देख चुके हैं कि राउंड ट्रिप वर्क डन, राउंड ट्रिप वर्क डन, राउंड ट्रिप वर्क डन क्या है भाई? राउंड ट्रिप वर्क डन क्या है? सिस्टम जैसा था ट्रांजिशन के बाद फाइनली वैसा हो जाए, घूम फिर के वहीं चलाएं। तो राउंड ट्रिप वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। ये क्या है भाई? ऑलवेज जीरो है, ये हमेशा जीरो है। ये किसके लिए? हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट यहां पे मैं अभी फिलहाल लिख देता हूं, जिसको आगे देखेंगे। वी कैन ऑलवेज डिफाइन, we can always define potential energy, we can always define potential energy associated with conservative force field, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। यानी हम हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम डिफाइन करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आगे चल के हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम से रिलेटेड हम एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे आगे चल के, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन या पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता भी है तो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन न करते हैं न कर सकते हैं। तो अभी के लिए बच्चों को यह समझना है कि कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ही पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन, विस्कस, पानी वाला विस्कस, लिक्विड के अंदर विस्कस फोर्स या एयर ड्रैग, जो भी डिसिपेटिव फोर्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम किसी तरह का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करते हैं। तो फिलहाल
ये समझ में आ गया होगा सभी को कि कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं। हम जल्दी से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी देख लेते हैं कि सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहेंगे और कब कहेंगे। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सेकेंड क्लास ऑफ फोर्स विच इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कीजिए कि इस बार हमारे पास एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट मैं म्यू ले रहा हूं। ये एक रफ सरफेस है जिसका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू है। अच्छा, इस रफ सरफेस के ऊपर एक m मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। अब मैं इस m मास के ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं और ये एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है ताकि ये मास इस पे स्लाइड कर सके। और मैंने क्या किया, इस मास को यहां से स्लाइड कराया और सपोज करो कि s डिस्टेंस से स्लाइड करा के हम इस मास को यहां लेके चले आए, लेट से यहां लेके चले आए। ये हुआ पहले स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप में हम इनिशियल सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को मतलब हमने चेंज किया, यहां था और यहां लेके चले आए। दोबारा क्या करना है, राउंड ट्रिप की बात कर रहे हैं तो दोबारा सोचना है। दोबारा हमने क्या किया, ये मास अब चूंकि यहां पड़ा हुआ है तो अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया और फिर हम वापस इसको खींच के यहां से और दोबारा यही पहुंचा दिए। मतलब सिस्टम जहां था, दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज द ट्रांजिशन प्रोसेस। तो मतलब कि फिलहाल हम ये देखने वाले हैं कि शुरू में मास हमारा यहाँ पड़ा हुआ था, एक्सटर्नल फोर्स की मदद से हमने इस मास को पहले इस डिस्टेंस से आगे बढ़ाया, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और दोबारा से डिस्प्लेसमेंट करा के और ये जहां था वहीं लेके हम चले गए। तो मेरे को राउंड ट्रिप में फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ ये देखना है। तो बच्चा कहेगा सर पहले एक स्टेप की बात करें कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन की बात, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन काइनेटिक हो चुकी, क्यों, क्योंकि मास स्लाइड कर रहा है। तो सर दैट इज सिंपली, अच्छा अब यहाँ देख लो, अगर मैं इस मास का एबीडी देखूं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे और एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड में और स्लाइड कर रहा है, तो इस रफ सरफेस के रिस्पेक्ट में रफ सरफेस के द्वारा काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और बच्चा कह सकता है सर ये काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू इंटू एन के बराबर होगा और वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो मेंटेन है भाई, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू mg, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू mg। अच्छा पहले स्टेप में देखो, जब ये मास यहां से यहां स्लाइड होके आया तो काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, दोनों वेक्टर में 180 डिग्री है। तो बच्चा आसानी से कह सकता है सर इस केस में तो वर्क डन जो हुआ वो इतना हुआ माइनस म्यू mg, यस वर्क डन निगेटिव हुआ, सही है भाई। अच्छा इस स्टेप की बात करो कि यहाँ पे काइनेटिक वर्क डन, काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन हुआ। बच्चा बोलेगा कि सर एक्चुअल में अब क्या हो रहा है कि ये मास इधर से इधर राइट से स्लाइड करके लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो पक्का फ्रिक्शन तो रिलेटिव मोशन का हमेशा अपोज करता है सर। तो इस बार फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा हो गया, फ्रिक्शन इस बार राइट डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम है, तभी तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल वही आ पाया जहां शुरू में था, मतलब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन वही हुआ जो इनिशियल था। सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेप में काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, बच्चा बोलेगा सर दिस इज आल्सो माइनस म्यू mg, क्यों भाई, क्योंकि फ्रिक्शन है राइट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट डायरेक्शन में, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में 180 डिग्री बन रहा है, यानी वर्क डन कितना हो गया माइनस म्यू mg। अच्छा सर यहां से यहां और फिर यहां से यहां गए तो राउंड ट्रिप तो हमको मिल चुका है। कोई बच्चा कहे कि सर अगर मेरे को राउंड ट्रिप में वर्क डन देखना है तो दोनों को जोड़ रहे हैं सर, तो ये आ रहा है -2 म्यू mg इंटू एस। इंपॉर्टेंट चीज है यहां देखो कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क डन है सिस्टम के ऊपर राउंड ट्रिप में, वो सर 0 के बराबर नहीं है और वो निगेटिव आ रहा है। इस केस में कैसा है भाई, निगेटिव है। निगेटिव होने का मतलब ये है कि जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है वो सिस्टम से एनर्जी को लॉस करा रहा है, मतलब एनर्जी डिसिपेट हो रहा है। तो पहली बात
कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन ऐसा है कि उस वर्क डन के कारण हमेशा सिस्टम से कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है। दूसरी बात, राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जीरो नहीं है। ये ठीक उल्टा है कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल से। ठीक है, अब इस बात को हम समराइज कर सकते हैं कि सर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को एक्सप्लेन करने के कंडीशन कौन कौन से बनेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। तो पहला, इफ वर्क डन बाय फोर्स इज डिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ पाथ। भाई जिस तरह का पाथ हम चूज किए उस तरह का वर्क डन हर हर अलग अलग केस में अलग अलग पाथ में अलग अलग वर्क डन आ रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, राउंड ट्रिप वर्क डन, राउंड ट्रिप वर्क डन इज नॉट जीरो। राउंड ट्रिप वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जीरो नहीं है। तीसरा केस, तीसरा कॉन्सेप्ट, वी कांट डिफाइन, वी डू नॉट नहीं, वी कांट डिफाइन, हम नहीं कर सकते डिफाइन क्या, वी कांट डिफाइन एनी पोटेंशियल एनर्जी, एनी पोटेंशियल एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग किसी तरह का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और मैं यहां नोट करना चाहूंगा कि वेनेवर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वेनेवर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क्स विद इन सिस्टम, जब कभी भी किसी भी सिस्टम के अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा वो सिस्टम से एनर्जी को डिसिपेट कराए, इट डिसिपेट्स एनर्जी फ्रॉम सिस्टम, ये सिस्टम से एनर्जी का लॉस कराएगा। किस फॉर्म में कराएगा, बहुत सारे फॉर्म में एनर्जी के, इनफाइनाइट फॉर्म्स है, साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म है। उस फॉर्म में वाइब्रेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन हो रहा है तो हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल सकता है, साउंड के फॉर्म में एनर्जी निकल सकता है, स्पार्क के फॉर्म में एनर्जी निकल सकता है। तो बहुत सारा फॉर्म है एनर्जी के डिसिपेट होने का। ध्यान रखना है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब कभी भी सिस्टम पे वर्क करेगा सिस्टम से हमेशा वो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस कराएगा। राउंड ट्रिप के लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कभी जीरो नहीं होगा जैसा कि कंजर्वेटिव फोर्स के केस में होता है। आइए, जब हम इसको देख चुके हैं तो हम जल्दी से अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बच्चे को ये दिखाएंगे कि भैया पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है और ये क्या है, आखिर पोटेंशियल एनर्जी की बात क्यों करते हैं और क्यों कहते हैं कि ये सिस्टम का स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आखिर ये कैसे आता है सिस्टम में और क्यों हम पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करते हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करेंगे। लेट से हम छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं आपको, ताकि समझ में आए कि एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आता क्यों है सिस्टम। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल लेके हम चलेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है R, लेट से ऐसे है। अब इतना आपको पहले पता होना चाहिए या आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि टू इक्वल पोलैरिटी के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ। तो ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इसमें Q2 जो है वो निगेटिव, मान लिया कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 कैसा है, निगेटिव है, तो माइनस Q2 मैंने लगा दिया। अब सपोज करो कि अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो ये एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि Q2 को मैंने बाहर की तरफ एक वेलोसिटी दिया V2
और Q1 को बाहर की तरफ एक वेलोसिटी दे दिया V1। ध्यान से समझना है ये कि क्या हो रहा है। अभी इनिशियली हमने क्या किया कि Q1 और Q2 को V1 और V2 वेलोसिटी दे दिया और दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन R था। तो ये हमारा सिस्टम का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा है। अब ड्यू टू वेलोसिटी क्या होगा, ड्यू टू वेलोसिटी ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, लेकिन कूलम्ब के अट्रैक्शन फोर्स के कारण इनका स्पीड घटेगा, क्योंकि ये फोर्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू कूलम्ब फोर्स। लेकिन इनिशियल चूंकि स्पीड हमने दिया है तो इस स्पीड के कारण ये सेपरेट होंगे, लेकिन धीरे 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 इनका जो है वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, कम होगा। लेट से कि एक बीच का सिचुएशन आया कि Q1 कुछ दूर जा चुका है और Q2 भी कुछ दूर जा चुका है और इस समय इनके पास जो स्पीड है घट के V1 डैश और V2 डैश हो गया। और मान लेते हैं कि इस समय सेपरेशन इनके बीच में R डैश हो चुका है। अब ध्यान रखना है कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ध्यान से समझना इस चीज को। शुरू में जरा सोचो तो इस सिस्टम के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है जब ये ऐसा हमने इनको रिलीज किया था। फाइनली इस स्टेज में जो ये बीच का स्टेज है, दिस इज सम इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन दैट इज कॉल्ड सम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ बात करते हैं क्योंकि सिस्टम का स्टेटस चेंज हो चुका है और बच्चे समझ सकते हैं कि V1 डैश और V2 डैश दोनों का वैल्यू V1 और V2 के तुलना में कम होगा। अच्छा सर, तो इस समय सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कुछ के फाइनल दिखेगा हमको, सही है भाई। अब ये के फाइनल और के इनिशियल में अगर मैं पूछूं कि ज्यादा कौन है तो बड़ा कौन है, तो बड़ा जाहिर सी बात है के इनिशियल है, क्योंकि उस समय दोनों के पास मैक्सिमम स्पीड है। अभी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो शुरू से कम हो गया, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो बच्चे समझ सकते हैं कि इसके बाद ये फर्दर और आगे जाएंगे, जब तक कि इनका स्पीड बचा रहेगा ये और आगे जाएंगे। और आगे जाने के बाद जिस समय इनका काइनेटिक एनर्जी समाप्त हो जाएगा, वहां से चूंकि कूलम्ब फोर्स का अट्रैक्शन लगातार लग रहा है तो ये रिवर्स चलना शुरू करेंगे और रिवर्स चलना शुरू करेंगे और कुछ समय के बाद ये दोबारा से इस इनिशियल स्टेट में पहुंचेंगे विथ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये यहां से जा रहे हैं अट्रैक्शन के कारण स्पीड घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, एक समय आके मोमेंटरली दोनों रुका और फिर वहां से अट्रैक्ट होके एक दूसरे की तरफ बढ़ना चालू हो गया। फिर जब एक दूसरे की तरफ बढ़ना चालू हो गया तो फाइनली कुछ समय के बाद उनके बीच का सेपरेशन दोबारा से आर होने वाला है और हम देखेंगे उस समय दोनों का स्पीड V1 और V2 ही रहेगा, बट डायरेक्शन वाइज ठीक क्या रहेगा भाई, अपोजिट रहेगा। इसका मतलब कि यहां से कुछ समय के बाद तो दोबारा इसी स्टेट में आना है और जब दोबारा इस स्टेट में ये सिस्टम आ जाएगा तो वापस से सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, के इनिशियल। क्योंकि स्पीड काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² है, उसको वेलोसिटी से लेना देना है नहीं, मैग्नीट्यूड से लेना है वेलोसिटी के। तो न्यूमेरिकली जब कुछ समय के बाद ये सिस्टम का स्टेट दोबारा से इनिशियल सिस्टम के स्टेट में जाएगा और दोबारा से काइनेटिक एनर्जी उतना ही हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे सोच सकते हैं कि सर शुरू में काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल था और मेरे को ये भी पता चला कि के इनिशियल इज ग्रेटर देन के फाइनल। इसका मतलब कि शुरू में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम सिस्टम का, बीच में एक स्टेट आया जिसमें काइनेटिक एनर्जी कम हो गया और फिर कुछ देर के बाद काइनेटिक एनर्जी दोबारा उतना ही हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि अगर काइनेटिक एनर्जी का परमानेंट लॉस हो जाता तो वापस से हूबहू बाय डिफॉल्ट सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी दोबारा से के इनिशियल नहीं बनता। इसका मतलब कि सर इस स्टेट से इस स्टेट तक आने में जो भी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आया, कितना डिफरेंस आया, तो बच्चा बोल सकता है के इनिशियल माइनस के फाइनल। सर ये जो डिफरेंस मिल रहा है एक्चुअल में ये डिफरेंस जो है वो लॉस नहीं हुआ, वो परमानेंट खर्च नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम के अंदर स्टोर हो गया एंड दैट स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और दोबारा जब सिस्टम दोबारा ट्रांजिशन करके और फाइनली उसी इनिशियल स्टेट में आया तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था वो वापस सिस्टम को मिल गया। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी शुरू में के इनिशियल और आफ्टर 7
सेवरल टाइम आफ्टर आफ्टर अ लॉन्ग एंड सफिशिएंट टाइम वो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का था दोबारा भी हमको उतना ही मिल गया। यानी बीच में इंटरमीडिएट ट्रांजिशन के दौरान कुछ समय तक काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसका कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है और दोबारा वो पोटेंशियल एनर्जी रीगेन कर ले रहा है सिस्टम, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जा रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब कि इस पूरे सिस्टम में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, एक कोई ना कोई ऐसा एनर्जी है जो कभी ना कभी उसका जो इफेक्ट है वो कभी ना कभी दोबारा से हमको सिस्टम में एडअप होके मिल रहा है। और वो एनर्जी कहां से आ रहा है, तो वो एनर्जी कहां से आ रहा है इसी को हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली आपको ये समझ में आया होगा इस एग्जांपल से कि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको कि हम जब चाहे दोबारा से रिकवर कर सकते हैं, वो लॉस नहीं होता है, वो सिस्टम के पास स्टोर होता है जिसको कि सिस्टम जब चाहे दोबारा से उसको वर्क में यूज कर सकता है या दोबारा से उसको रिकवर कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी रिगार्डिंग एनी सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल हमने पीछे देखा था कि सर हम पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देंगे भी तो किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो कहता है डेफिनेशन क्या है, पहले हम डेफिनेशन पे बात करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम corresponding to some internal conservative force is defined as, कैसे डिफाइन होता है, डेफिनेशन देखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए यही एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है जिससे हम किसी भी सिस्टम के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा ही हम करते हैं किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो किसी कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां पे समझने की बात है कि सर अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने सिस्टम पे अगर पॉजिटिव वर्क किया, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने, सिर्फ इसको देखो, कंसीडर इसको करना है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव वर्क किया तो पक्का सर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से कम मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने सिस्टम के ऊपर नेगेटिव वर्क किया, मतलब ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, इसका मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, इनिशियल के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बात कि हम एक स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, हम हमेशा दो कॉन्फ़िगरेशन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को डिफाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए होता है, वो सिस्टम के किसी एक बॉडी के लिए नहीं होता है, वो पूरे सिस्टम के पास स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में रहता है। हम एक बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे अर्थ प्लस मास सिस्टम को लेके हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे,
स्प्रिंग प्लस मास सिस्टम को लेके स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। चार्ज के सिस्टम को कंसीडर करते हुए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी सिंगल बॉडी के लिए डिफाइन नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक सिंगल स्टेट के लिए डिफाइन नहीं होगा। हाँ, इसको अलग तरीका है कि हम रेफरेंस को किसी एक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में हम ये मान लेंगे अगर कि उस स्टेट में सिस्टम के पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी है या कोई और है, कुछ अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी तुलना में हम किसी पर्टिकुलर स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू of a potential energy for a particular configuration of system can not be defined। So आप यहां गौर से देखेंगे इस डेफिनेशन में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हम दो स्टेट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को डिफाइन कर पा रहे हैं। चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इज defined for system, not for isolated body, isolated object। आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं भाई? तो हम सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, we always define change in potential energy, change in potential energy। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात जो अभी हमने डिस्कस किया था कि भैया इफ कंजर्वेटिव फोर्स perform positive work, potential energy of system decreases। अभी लॉजिकली भी देखा था और मैथमेटिकल भी देखा अभी जस्ट पीछे कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा सिस्टम पे वर्क डन पॉजिटिव है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज करेगा। दूसरी बात इसका ठीक उल्टा, इफ कंजर्वेटिव फोर्स परफॉर्म्स नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। इतना ही याद रखो, अगर इतना भी याद रखोगे तो सारे काम आपके हो जाएंगे रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चार पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। पहला कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइन होगा, किसी आइसोलेटेड बॉडी के लिए डिफाइन नहीं होगा। हम हमेशा कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग दो कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिफाइन कर पाएंगे। तीसरा कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव वर्क किया है तो हमेशा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इतनी बातें हमने अभी देखी। अब हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, चूंकि मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं और मैकेनिक्स में टू रोटेशन हमको बहुत ज्यादा जो यूज होने वाला है वो कौन सा यूज होने वाला है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम उन दोनों की चर्चा करते हैं आगे। 12th क्लास में हम देखते हैं कि हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ते हैं, क्योंकि वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वहां पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फिलहाल हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है। अर्थ का रेडियस आप सबको पता ही होगा 6400 किलोमीटर ये अर्थ है, और अर्थ के सरफेस पर एक कोई मास रखा हुआ है, एम मास सरफेस पे रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस मास को एक्सटर्नल फोर्स की मदद से यहां से हम h हाइट तक लेके चले गए। इस हाइट इज लेट से h, और ध्यान रखना है कि ये h बहुत 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 छोटा है रेडियस के तुलना में।
मतलब हमेशा हम H को इग्नोर करके चलेंगे। अभी अगर H का वैल्यू एप्रिसिएबल होगा तो G का वेरिएशन भी होने लगता है, वो हम लोग ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कवर करते हैं। फिलहाल ये मान के चलना है कि हम मास को इतना ही हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं ताकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं आए विथ हाइट। तो हमने क्या किया, इस m मास को एक्सटर्नल फोर्स की मदद से हम इसको h हाइट ऊपर लेके गए। अच्छा सर, अगर हम एफबीडी में बात करें तो mg फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। अब कोई बच्चा देख के बोलेगा कि सर अगर यहां से ये मास यहां गया h हाइट ऊपर तो हमको तो दिख रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, तो पक्का इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा फिर से यहां समझो, यहां हम सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सिस्टम में कौन कौन चीज आया, अर्थ और ये मास, ये दोनों मिलकर सिस्टम बना, अर्थ प्लस मास सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनिशियल स्टेटस है जो सिस्टम का वो ये है कि अर्थ के सरफेस पर मास पड़ा हुआ है। सर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है कि अर्थ जहां है वहां है और इससे h हाइट ऊपर, सरफेस से h हाइट ऊपर ये मास आ चुका है, यानी स्टेटस सिस्टम का चेंज हो चुका है। अब इनिशियल और फाइनल स्टेट के पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है, जो डिफरेंस है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कर रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। तो ये ग्रेविटेशन के फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन है, mg नीचे कांस्टेंट, h डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो बच्चा कहेगा सर ये तो हम लिख ही सकते हैं, दैट इज सिंपली माइनस mgh, तो माइनस माइनस हो गया प्लस mgh, यानी u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू mgh। ध्यान रखेंगे कि हमने h को इतना कम रखा है कि हम g में कोई वेरिएशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हाइट के साथ साथ g भी वेरी करेगा, तो ये टर्म थोड़ा सा मैथमेटिकली और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, लेकिन जब उसकी बात करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो हमको ये मान के चलना है कि h का जो वैल्यू है वो r के तुलना में काफी कम है। अब बच्चों को ये समझना है कि सर mgh से क्या mgh इस मास का पोटेंशियल एनर्जी है। लूज भाषा में ये कह दिया जाता है या आप पढ़ के आते हैं कि अगर धरती के सरफेस से किसी मास को h हाइट ऊपर उठाए तो उस मास का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है। हालांकि ये लूज टॉक में कहना थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए, लेकिन ये कहना कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। यहां से आपको समझ में आया होगा कि ये mgh जो है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, किसका, अर्थ प्लस मास सिस्टम, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, देखो जरा इस इक्वेशन से पक्का ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से ज्यादा है, कितने अमाउंट से ज्यादा है, mgh अमाउंट से ज्यादा है। अब मेरी बात सुनो सर, हमको तो रेफरेंस से मतलब, हमको तो पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से मतलब है। अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को अगर जीरो मान भी लें, लेट से कि हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, तो क्या होगा, अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान लिए तो पक्का इस केस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू mgh हो जाएगा, जो कि आप याद रखते हैं। तो हमने ये मान लिया, हमने एक रेफरेंस लेवल सेट किया कि जब भी ग्राउंड के ऊपर हमारा m मास है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है, हमने ये मान लिया। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उसी स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान। अगर कोई बच्चा कहे कि सर सपोज कीजिए कि हम ये मान के चल रहे हैं कि u इनिशियल हमारा mgh, लिट से किसी ने कहा कि सर हम ये मान के चल रहे हैं कि इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है सिस्टम का, वो mgh है। अब बताइए क्या होगा, अरे भाई अगर आपने u इनिशियल mgh मान लिया तो पक्का उस हिसाब से u फाइनल कितना हो जाएगा, 2 mgh हो जाएगा। अभी भी देखो तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस mgh का है। अभी भी तुम ये कह सकते हो कि h हाइट से जब मास ऊपर उठा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh से ही बढ़ गया। तो रेफरेंस सेट करना हमारे लिए आसान है, हम अपने कन्वीनियंस के अनुसार
दोनों कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी एज पर आवर चॉइस मान के चल सकते हैं, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीज और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, हम दो स्टेट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना अमाउंट से बढ़ा या कितना अमाउंट से घटा, हम इसमें इंटरेस्टेड है। तो कोई बच्चा कहे कि सर मान लीजिए कि मास शुरू में ही हमको दिखा h हाइट ऊपर और फाइनली वो आ गया ग्राउंड पे, मतलब सरफेस पर। अब सर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना? भैया mg नीचे लग रहा है, hv नीचे हुआ, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का पॉजिटिव है, तो पक्का पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा? डाउन होगा, डिक्रीज होगा। कितना से? mgh। मतलब अगर यही मास यहां से सरफेस पर आ जाए तो अब इसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी mgh अमाउंट से डिक्रीज हो जाए, और अगर ऊपर उठा h हाइट से तो mgh अमाउंट से इंक्रीज होगा। दैट शुड बी द मेन थिंग। वो आपको याद में, दिमाग में ये चीज बैठाना है। आपको ये नहीं बैठाना है कि h हाइट ऊपर चल गए, अगर मास को ले गए तो मास का पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गया। मतलब है कि जो भी हमने रेफरेंस लेवल सेट किया, अगर ग्रेविटी फोर्स के द्वारा वहां से ट्रांजिशन के दौरान अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो पक्का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, और रेफरेंस लेवल के बाद ट्रांजिशन पीरियड में अगर ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा वर्क डन नेगेटिव हो रहा है तो पक्का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना से इंक्रीज हुआ? दैट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। वो न्यूमेरिकली आपको पता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अगर हम बात कर ले स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की, तो नेचुरल लेंथ में जब भी आपका स्प्रिंग है उस समय सिस्टम का जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कुछ देर के लिए जीरो मान सकते हैं। किसी को लगे कि सर हम जीरो नहीं मानेंगे तो मत मानो भाई, यू इनिशियल मान लो सिस्टम का। ये कब है? जब हमारा स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में है। अच्छा, सपोज कीजिए सर कि हमने इस स्प्रिंग को इलोंगेट कराया और इलोंगेट करा के हम मास को यहां लेके आ गए। मास को हमने एक्स डिस्टेंस से क्या कर दिया? आगे शिफ्ट करा दिया और स्प्रिंग इलोंगेट हो गया एक्स अमाउंट से। अब बताइए, ये तो सर स्टेटस बदल गया सिस्टम का, ये यू फाइनल हो गया। अब बताइए सर कि इन दोनों स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है? तो कोई कहे बच्चा कि सर स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अभी अभी हमने पढ़ा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है सर? कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छी बात है सर। अच्छा, माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ये बच्चे जानते हैं। एक काम करिए जरा, माइनस तो बाहर है, ये माइनस हाफ के एक्स फाइनल इज एक्स और एक्स इनिशियल इज जीरो। तो जरा देख लीजिए ये क्या आ रहा है। आई थिंक कि बच्चों को समझ में आ गया। ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जब आप एक स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से एक्स अमाउंट से इलोंगेट कर रहे हैं तो सिस्टम में हाफ के एक्स स्क्वायर जो है एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रहा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इतने अमाउंट से उस सिस्टम का बढ़ गया। सर यहाँ सिस्टम में कौन कौन है? भैया यहाँ सिस्टम में ये मास है, ये स्प्रिंग है और ये स्मूथ सरफेस है। चूंकि अगर हम यहाँ रफ सरफेस की बात करते तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स भी आता, तो हम स्मूथ सरफेस को लेके ही चल रहे हैं और हम फ्रिक्शन को एब्सेंट मान रहे हैं। तो मतलब कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी था, कितना था डजंट मैटर, कितना था उससे हमको लेना देना नहीं है। कुछ भी मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, 20 जूल मान सकते हैं, 50 जूल मान सकते हैं। भाई तुमको इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है इससे मतलब है। हमको किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कितना पोटेंशियल एनर्जी है इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि सर हम ये मान लें कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जब स्प्रिंग है उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें, तो क्या ये सही होगा? एकदम सही होगा। अगर 0 न मान के अगर माइनस 20 जूल मान ले, क्या सही होगा? एकदम सही होगा। प्लस 20 जूल मान ले तो क्या सही होगा? एकदम सही होगा। बिकॉज
वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इनिशियल स्टेट में इस स्प्रिंग के पास किसी तरह का एनर्जी स्टोर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर एक्स कंप्रेशन और इलोंगेशन, क्योंकि कंप्रेशन भी करोगे तो वही आने वाला है, कंप्रेशन में भी वो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जब रखोगे तो सेम आ रहा है। इसका मतलब एक्स अमाउंट से अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ या इलोंगेट हुआ तो सिस्टम में हाफ के एक्स स्क्वायर अमाउंट का एनर्जी स्टोर हो रहा है, यानी अमाउंट इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जा रहा है। कितने से? हाफ के एक्स स्क्वायर से। तो आई थिंक कि बच्चे समझ गए होंगे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब हम ये दो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, आपको सवाल बनाने के लिए, क्योंकि आप जब वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप हमेशा ये कंफ्यूज होते हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी आखिर लिखे कैसे। तो ये कॉन्सेप्ट को समराइज करके अगर आप याद कर लें कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा अगर हो रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने अगर नेगेटिव वर्क किया तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया। कितने से इंक्रीज किया? तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क है उतने अमाउंट से इंक्रीज कर गया। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ने सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क किया तो जितना वो पॉजिटिव वर्क किया उतने ही अमाउंट से सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्प्रिंग अगर अपने नेचुरल लेंथ से एक्स अमाउंट से कंप्रेस हुआ या एक्स अमाउंट से इलोंगेट हुआ तो उस स्प्रिंग के पास हाफ के एक्स स्क्वायर अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो मिला जुला के जेई मेन, नीट या फिर एडवांस के क्वेश्चन को करने के लिए आप अगर इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हैं तो आई थिंक आपसे क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जब हमने दोनों तरह के पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ लिया तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, उसको कंसीडर करते हुए अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में हमको फोर्स पता है तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लिया। सपोज कीजिए कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पता है और आपको ये निकालना हो कि ये भाई किस फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब आप उस कंजर्वेटिव फोर्स को निकाल के दिखाइए, तो हमें रिवर्स काम भी करने आना चाहिए। पहले हम वो देख लेते हैं एक बार। जैसे सपोज कीजिए कि हमने अभी अभी पढ़ा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस डी डब्ल्यू बाई कंजर्वेटिव फोर्स। जो हमारा डेफिनेशन है कि भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। अगर ऐसा हम कह सकते हैं सर तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर, आराम से लिख सकते हैं सर। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस फोर्स वेक्टर को अगर लिखना चाहें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर लिखना चाहें तो बच्चे समझ सकते हैं कि फोर्स वेक्टर को हम वेक्टर नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों को डॉट प्रोडक्ट करने आता है, अगर डॉट प्रोडक्ट करने आता है तो क्या बनेगा? ये बनेगा माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड और इधर है हमारा डी यू। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का विथ रेस्पेक्ट टू वर्क डन। अब कोई बच्चा कहे कि सर हमको यू पता हो और मुझे फोर्स निकालना है, तो अगर यू पता हो और फोर्स निकालना है तो कैसे करें? यहां से इस इक्वेशन का यूज करके हम फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हैं, फोर्स का वाई कंपोनेंट निकाल सकते हैं और फोर्स का जेड कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब यहां से प्योर मैथमेटिक्स आपके काम का है। इस इक्वेशन को कैसे निकाला ध्यान में रखेंगे और आई थिंक हम इस इक्वेशन का यूज करके लिख रहे हैं एफ एक्स फोर्स का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। अच्छा, ये माइनस डेल यू बाई डेल एक्स और माइनस डी यू बाई डी एक्स में क्या अंतर है? डेल यू बाई डेल एक्स जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां मेरे को
y और z को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। जरा सा एक बार इस इक्वेशन को समझ लो। अगर y z कांस्टेंट हो तो बच्चा समझ सकता है कि dy और dz जीरो होगा, तो यानी ये दो टर्म जीरो हो गया। उस समय जरा देखो तो fx क्या बनेगा, माइनस du बाई dx। इसी चीज को मैथमेटिकली मैंने लिखा है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, और माइनस डेल यू बाई डेल एक्स लिखने का मतलब है कि हमारा y और z क्या है भाई, कांस्टेंट है। अगर ये समझ में आया, सर फोर्स का y कंपोनेंट भी लिखा सकता है माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और फोर्स का z कंपोनेंट लिखना हो तो लिख सकते हैं माइनस डेल यू बाई डेल जेड। यानी पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हुए पोटेंशियल एनर्जी की डिपेंडेंसी देखते हुए हम आराम से कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर भी बना सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स। अब इसका एग्जांपल हम करा के आपको दिखा देते हैं। लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई जेड जूल। लेट से ये पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वेयर एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड इज द जेड कोऑर्डिनेट। अगर किसी कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आपको दिया गया है और आपसे पूछ दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड फोर्स वेक्टर, आपसे ये फोर्स वेक्टर पूछ दिया गया, कैसे करें सर? बड़ा आसान है भाई। अगर मुझे बनाना है तो मैं पहले फोर्स को Fx निकालता हूं, और Fx को मैं लिख सकता हूं माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। अब बच्चे कहे कि सर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं आता है। भैया पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y z को कांस्टेंट ट्रीट करो। अगर y z को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, देखो पहले तो 3 भी बाहर, y भी बाहर, z भी बाहर, तो ये आ गया डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर। बड़ा ही आसान है, जो जनरल डिफरेंशिएशन का रूल सीखा वही यहाँ भी अपनाना है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट करना है। अब कोई बच्चा कहे सर ये तो बड़ा आसान हो गया, आई थिंक डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 6xyz, ये आ गया हमारा फोर्स का x कंपोनेंट। इसी तरह से अगर मैं फोर्स के y कंपोनेंट को निकालूं तो आप कह सकते हैं सर दिस इज माइनस डेल यू बाई डेल जेड, माइनस डेल बाई डेल जेड हो गया, और u का फंक्शन फिर से यहां रख रहे हैं 3x स्क्वायर वाई जेड। अब कोई बच्चा कहे सर ये तो सॉरी एफ वाई में हमने जेड ले लिया, 1 मिनट, ये डेल वाई होगा यहाँ, स्लिप ऑफ पेन है भाई, माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो यहाँ डेल बाई डेल वाई। तो यहाँ क्या करना है, x और z को कांस्टेंट ट्रीट करना है, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। 3x स्क्वायर और z तो बाहर आएगा, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई बाई डेल वाई इज 1। तो आई थिंक बच्चा डायरेक्ट लिख सकता है दिस इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर जेड। ये आ गया हमारा फोर्स का y कंपोनेंट। इसी तरह से अगर कोई कहे कि सर फोर्स का z कंपोनेंट कैसे निकलेगा, माइनस डेल यू बाई डेल जेड कर लो, माइनस डेल बाई डेल जेड, अगेन u का फंक्शन रखो, 3x स्क्वायर वाई जेड। क्या कांस्टेंट मानना है भाई, कांस्टेंट क्या क्या मानना है, x भी कांस्टेंट मानना है, y भी कांस्टेंट मानना है, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डायरेक्ट कोई बच्चा कह सकता है दिस इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर वाई, दैट इज द z कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अगर fx fy और fz आ गया है तो कोई बच्चा कहे कि सर फोर्स वेक्टर लिखना तो बड़ा आसान है, x कंपोनेंट के साथ सर आई कैप लगा लीजिए, y कंपोनेंट के साथ सर जे कैप लगा लीजिए, और z कंपोनेंट के साथ सर के कैप लगा लीजिए। दिस इज योर कंप्लीट फोर्स वेक्टर। अब अगर एक्स वाई जेड का लोकेशन भी दिया रहे, कहे कि पर्टिकुलर 1,2,3 या कह दे 1,2,0 लोकेशन पे फोर्स बताओ, तो x का वैल्यू 1 रख दो, y का वैल्यू 2 रख दो और z का वैल्यू 0 रख दो, यहां से भी हो जाएगा। तो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कोई फंक्शन है, उसकी डिपेंडेंसी अगर किसी भी चीज पे है तो उसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके हम फोर्स वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक कि दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। सपोज करिए कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है माइनस यू नॉट बटा आर स्क्वायर जूल। सपोज कीजिए ऐसा कोई पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दिया
और कहा कि इस पोटेंशियल एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंजर्वेटिव फोर्स तैयार हो रहा है उसको निकाल के दिखाइए। आई थिंक कि बड़ा आसान है। अब इसमें बच्चा कहेगा कि सर पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आर का फंक्शन है अकेला। अगर ये आर का फंक्शन है तो मुझे तो चाहिए सर फोर्स, और अगर फोर्स चाहिए तो मैं क्या करूं सर, माइनस डेल यू बाई डेल आर कर दो, माइनस डेल यू बाई डेल आर कर दो, माइनस डेल बाई डेल आर, यू का जो फंक्शन है वो रख लो, माइनस यू नॉट बाई आर स्क्वायर। पहले तो माइनस यू नॉट बाहर आया तो ये प्लस यू नॉट हो गया, 1/r² का डिफ्रेंसिएशन, पावर -2 बाहर आया, पावर -2 बाहर आया, और r का पावर -3 हो गया। यानी जो फोर्स का वैल्यू आ रहा है वो गौर से देखे तो -2u0 डिवाइडेड बाई r का पावर 3, ये रहा हमारा फोर्स जो कि r पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन से हम फोर्स का फंक्शन ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप अभी स्प्रिंग वाला केस देख रहे थे, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लेट से कहा कि किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये किस फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी है, उस कंजर्वेटिव फोर्स को कैलकुलेट करो। क्या हो जाएगा सर, बड़ी आसानी से हो जाएगा। बच्चा देखे कि सर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एक्स का फंक्शन है तो हमें फोर्स कैसे मिलेगा, अरे भैया माइनस डेल यू बाई डेल एक्स कर लो, काम समाप्त हो जाएगा। सर माइनस डेल यू बाई डेल एक्स होगा, हाँ भाई माइनस डेल यू बाई डेल एक्स होगा, माइनस डेल बाई डेल एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर। सर क्या कांस्टेंट है, अरे भैया हाफ और के तो कांस्टेंट ही है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ सर 2x हुआ, 2 से 2 निपट गया, देख लो फोर्स का वैल्यू आ गया माइनस के एक्स। तुमको पता है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो माइनस के एक्स के बराबर होता है, और इसी स्प्रिंग फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग अभी अभी तुमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देखा था हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक कि कॉन्फिडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप चीजों को करने की कोशिश करेंगे। तो मैथमेटिकली अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है तो आप इजी वे में मैथमेटिक्स का यूज करके उस फोर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये भी हमने पढ़ लिया। अब फाइनली फाइनली हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं जिसको आप बोलते हैं, और काफी सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल। एक्चुअल में थ्योरम नहीं बोले, इसको प्रिंसिपल ही बोले। पूरा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है और पूरे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी कंजर्व है। हालांकि यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो किसी सिस्टम में उसके सारे डिफरेंट पार्ट्स के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है प्लस उस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये दोनों मिलके क्या होता है, सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी। तो आई थिंक कि इसको समझते हैं। पहले देखिए, हमने बोला कि सर हम वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं। क्या जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, सर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी थ्योरम कि सर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स उस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं उन सबके द्वारा जो नेट वर्क डन होगा वो सिस्टम में सिस्टम के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ये हम जानते हैं। अच्छा सर वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में कौन कौन से मेजर फोर्सेस हैं, तो भैया देख, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, एंड दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। हम लिख सकते हैं ऐसा, यही तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब यहां पे कंडीशन समझो, हम बोल रहे हैं कंडीशन, क्या क्या कंडीशन इसको समझना है। कंडीशन अगर तुम समझ जाओगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है वो सुनो। हम बोल रहे हैं कि इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो and work done by non-conservative force is zero, work done by other force is also zero,
देखो भाई कितना सारा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 हो। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटीज? हो सकता है कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स हो ही नहीं, या हो भी तो उसका वर्क डन 0। दोनों बात समझिए, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे दिखे ही नहीं, और अगर है भी तो उसका वर्क डन क्या होना चाहिए? 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होना चाहिए? 0। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है भी, मान लीजिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और उसका वर्क डन 0 है, जैसे प्योर रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। अगर आप रोटेशन की बात करेंगे तो प्योर रोलिंग ओवर इंक्लाइंड सरफेस में, अगर आप इंक्लाइंड सरफेस पर, रफ इंक्लाइंड सरफेस पर अगर आप स्फीयर को रोल कराते हैं तो वहां पे रोलिंग को सपोर्ट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का होना मस्ट है। लेकिन वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होने के बावजूद भी उसका वर्क डन 0 है, तो हम बड़ी आसानी से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगा पाते हैं। तो दोनों बात समझिए, एक्सटर्नल फोर्स हो या नहीं हो, लेकिन मुद्दा यह है कि उसका वर्क डन 0 होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो, बहुत अच्छी बात है, हो भी तो उसका वर्क डन 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आई थिंक बच्चे समझ सकते हैं कि ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, इन तीनों का तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। अगर सर इन तीनों का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, और ये बोल रहा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। सही है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी अभी आपने पढ़ा कि सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अभी अभी हमने पढ़ा है। तो यहां से सर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को तो लिख सकते हैं ना, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। देख लो ढंग से इसको भाई, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखे तो यहां से कोई बच्चा कहे कि सर इसको तो हम लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जो कि बराबर है के फाइनल माइनस के इनिशियल के। अब के इनिशियल को इधर लेके आओ, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। क्या मतलब? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर यही क्या है? यही तो मैकेनिकल एनर्जी है इनिशियल, और ये क्या है? यही तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है फाइनल। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि अगर ये सारे कंडीशंस वैलिड हैं तो सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, एंड दिस इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल ये कह रहा है कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 है, अगर सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 है, उस केस में अगर सिस्टम में सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहा है तो पूरे सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ध्यान सुनिए, हमने ये नहीं बोला कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, हमने ये नहीं बोला कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। हम ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिस्टम में थ्रू आउट द ट्रांजिशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बशर्ते एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन भी 0 होना चाहिए। एंड दिस इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल। अच्छा सर ये हम तो समझ गए इस बात को, लेकिन हम इस प्रिंसिपल को यूज करें तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? अब कोई बच्चा कहे कि सर इस प्रिंसिपल को यूज करने का तरीका, तरीका बहुत सारा है। हम एक छोटे से क्वेश्चन से हम आपको दिखाते हैं कैसे आप यूज करें। सपोज कीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन से हम देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ पे h हाइट पे एक m मास रेस्ट में मान लीजिए पकड़ के रखा हो, h हाइट पे, और कह रहा है कि इसको हमने कर दिया रिलीज, जस्ट इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। अब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए ये मास ग्राउंड को कितने स्पीड से टकराएगा, ग्राउंड से कितने स्पीड से टकराएगा। अब इस सवाल को बनाना है। अब बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपके पास काइनेमेटिक्स का भी ऑप्शन है क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है।
एक्सीलरेशन आपको जी के बराबर पता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन माइनस जी, बशर्ते हम डायरेक्ट नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव मान के चल रहा है। आप अगर आप देखें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से, तो आपको भी निकल जाएगा। कोई बच्चा कहे कि सर वर्क एनर्जी थ्योरम एकदम कर सकते हैं, अकेला वर्क करने वाला फोर्स mg है, जब यहां से यहां तक आएगा mgh वर्क होगा एंड दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस जीरो, तो वहां से भी आ गया। लेकिन इस सवाल को हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सोचने की कोशिश करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। तो जरा सोचिए कि अगर इस मास का एफबीडी हम बनाए तो mg फोर्स है और ये आपका ग्राउंड है, अर्थ सिस्टम है, तो अर्थ प्लस ये मास सिस्टम है हमारे पास, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स। कैसा नेचर है? कंजर्वेटिव है। सर सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है क्या? हो रहा है। इनिशियल स्टेट ये है, अर्थ के एच हाइट ऊपर मास है, और फाइनल स्टेट ये है कि ये मास आके अर्थ से टकराया, जस्ट टकराया, उस समय इसकी वेलोसिटी भी है। पक्का है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है? सर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, लेकिन पूरे कॉन्फ़िगरेशन के ट्रांजिशन में, पूरे सिस्टम के ट्रांजिशन में अकेला फोर्स काम कर रहा है mg, जो कि कंजर्वेटिव है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, किसी तरह का अदर फोर्स नहीं है, अकेला वर्क करने वाला फोर्स कंजर्वेटिव है। तो सर हम ये तो कह सकते हैं ना कि सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। हाँ भाई कह सकते हैं। तो हमने देखा कि सर अगर ये मास एच हाइट से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशन का वर्क डन पॉजिटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि बुआ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। सही है सर। अच्छा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का सर डिक्रीज कर रहा है, बहुत बढ़िया। जल्दबाजी में सवाल हम नहीं बना रहे हैं, बस आपको सवाल करने के तरीके को हम बता रहे हैं कि आप सवाल को सोचेंगे कैसे। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बच्चों को देख के इसका आंसर पता है, लेकिन सवाल को सोचने का नजरिया थोड़ा अलग से सोचिए कि हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जब ये मास यहां से यहां तक आएगा तो सर पक्का उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। सही है। अच्छा सर हम ये भी तो देख रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, मतलब सिस्टम का टोटल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन एनर्जी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। शुरू में तो वो रेस्ट में था, ये अर्थ को भी रेस्ट में माना था सर, शुरू में काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। यानी अकेला मैकेनिकल एनर्जी में कौन सा कंट्रीब्यूशन है? किसका सिर्फ कंट्रीब्यूशन है? पोटेंशियल एनर्जी का। वो भी हम देख रहे हैं कि सर जैसे जैसे मास नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब पक्का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कांस्टेंट रहना है, तो पक्का जितने अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है उतने ही अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चाहिए। हाँ सही बात है। ठीक है। तो मतलब ये है कि बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, हम डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में हम एनर्जी कंजर्वेशन को अगर यूज करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर हम इस बात को तो समझ सकते हैं कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों भाई? काहे कि सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहने वाला है, वो तो बदलने वाला है नहीं। तो सर जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा पक्का उतना ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, नहीं तो वायलेट कर देगा एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छी बात है। सर डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना? mgh। सर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि शुरू में स्पीड तो जीरो है रेस्ट में, इतना अमाउंट से बढ़ा और ये दोनों बराबर होना चाहिए। m से m निपट लिया, तो यहां से बच्चे देख सकते हैं v इज इक्वल टू √2g हो गया, दिस इज द वेलोसिटी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के को यूज करने का एक तरीका है। हम इस तरह से सोच सकते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में जितना का इंक्रीमेंट है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में उतना ही उसका घटेगा, या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जितना इंक्रीज करेगा दूसरा उतना घटेगा, एक फॉर्म का एनर्जी जितना घटेगा दूसरे फॉर्म का एनर्जी उतना ही बढ़ेगा, बशर्ते कि सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। अब इस सवाल को कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर
अगर हम इस तरह से न बनाए तो हम सर इनिशियल स्टेट में दोनों एनर्जी लिख लेते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और फाइनल स्टेट में दोनों एनर्जी लिख लेते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तब भी हो जाएगा। तो सर इस सवाल को सोचने का तरीका दूसरा भी तो हो सकता है, यहीं पे कर लेते हैं आसानी से। देखो हम बोल रहे हैं कि इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी शुड बी फाइनल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल स्टेट का काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर, इनिशियल स्टेट में ये अर्थ के सरफेस से एच ऊपर है, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल mgh है, अभी अभी हमने पढ़ा भी है, डिराइव भी किया है। सिस्टम में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये रेस्ट से ही चालू हुआ है, अर्थ रुका हुआ है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बहुत बढ़िया सर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अरे भाई जब ये मास अर्थ पे आ गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस में हम क्या मान के चलते हैं, जीरो, जीरो मान लिया। प्लस सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जिस समय टकरा रहा है सिर्फ मास के पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, देख लो इक्वेशन सेम है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, सॉल्व करोगे v का वैल्यू आ गया √2gh, सेम आंसर है। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करने के दो तरीके हैं, इक्वेशन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, आप दो मेथड से सोच सकते हैं। आप दोनों ही स्टेट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख के बराबर कर दीजिए, फिर भी आंसर आ जाएगा। या आप उसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ट्रांजिशन अगर सिस्टम का हुआ फ्रॉम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, उस ट्रांजिशन में अगर किसी एनर्जी के कंपोनेंट में डिक्रीज हो रहा है तो सेम अमाउंट से दूसरा एनर्जी का कंपोनेंट इंक्रीज करेगा, और इस तरह से भी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन बना के आपको अभी दिखा दे रहे हैं, इसके बाद काफी अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वर्टिकल वॉल से एक स्प्रिंग लटका हुआ है, हैंग किया हुआ है, जिसका नेचुरल लेंथ में अभी रखा हुआ है, जिसमें सपोर्ट देके रखे हुए हैं, और नीचे एक एम मास, ये हमने नेचुरल लेंथ में हमने इसको रखा, ठीक है, सही है। अच्छा, हमने बोला कि अगर मैं यहां से अपना सपोर्ट जो है अगर इसको मैं रिमूव कर दूं, क्योंकि सपोर्ट देने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमको इस स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में रखना था। अगर मैं ये सपोर्ट को हटा दूं तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है व्हाट शुड बी मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग। अब ये क्वेश्चन बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि काफी बच्चे इस छोटे से क्वेश्चन में कंफ्यूज हो। मैंने वो इलोंगेशन नहीं पूछा है जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा, मैंने वो इलोंगेशन नहीं पूछा है, मैंने मीन पोजीशन नहीं पूछा है। बच्चे इस तरह के सवाल में लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर के दोनों ही चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन को देख के बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। बी क्लियर, हमने आपसे ये पूछा है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम इलोंगेशन। अब सर मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, ये कैसे? तो सबसे पहले अगर अभी आपने सपोर्ट दिया है तो mg को इसका नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, तो ये रुका हुआ है और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। जैसे आपने सपोर्ट को हटाया, आप जरा सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, जैसे आपने सपोर्ट को हटाया, ये m मास का अगर एफबीडी उस वक्त आप बनाइए, एक फोर्स mg नीचे की तरफ लगा, जिस mg के कारण ये मास m नीचे एक्सेलरेट होना शुरू हुआ। ये जैसे एक्सेलरेट नीचे की तरफ हुआ, हल्का भी इलोंगेशन हुआ, तो ये kx फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगा, जो कि क्या है, स्प्रिंग फोर्स है। अच्छा, शुरू में mg का वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि स्प्रिंग तो अभी नेचुरल लेंथ में था, तो kx फोर्स तुरंत mg को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। और नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा तो आई थिंक बच्चे समझ सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ और इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, तो स्पीड बढ़ने लगे, स्पीड इंक्रीज करेगा। यानी स्पीड इंक्रीज करेगा तो चलते गया, हालांकि इलोंगेशन और बढ़ रहा है, स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है। एक समय आएगा कि स्प्रिंग इतना इलोंगेट हो चुका होगा
कि ऊपर का जो स्प्रिंग फोर्स है के एक्स नॉट वो mg के जस्ट बराबर हो गया, जस्ट बराबर हो गया। ध्यान से समझिए, अगर ये स्प्रिंग फोर्स mg के जस्ट बराबर हो गया, उस समय इलोंगेशन का वैल्यू है mg/। क्या ये मैक्सिमम इलोंगेशन है? मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है कि 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन। तो ये मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं है, दिस इज द मीन लोकेशन। वो लोकेशन जहां पे उस मास पे नेट फोर्स जीरो होगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो यही यही इलोंगेशन इस स्प्रिंग का मैक्सिमम इलोंगेशन, दैट इज नॉट द मैक्सिमम इलोंगेशन। क्यों नहीं है, इस बात को समझिए। अरे भैया, अभी तक तो एक्सेलरेशन नीचे था, क्योंकि नेट फोर्स नीचे था, क्योंकि mg ज्यादा था, बड़ा किससे, kx से। तो नेट एक्सेलरेशन नीचे था, वेलोसिटी नीचे था, तो स्पीड तो लगातार बढ़ रहा था। हाँ भाई, लगातार अगर वेलोसिटी बढ़ रहा था तो ठीक है, एक मोमेंट के लिए दोनों फोर्स ने एक दूसरे को कर लिया बैलेंस, मानते हैं। लेकिन सर, इस लोकेशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया होगा, तगड़ा अच्छा खासा वेलोसिटी होगा, तो क्या ये मास यहाँ रुकेगा? नहीं, ये मास इस लोकेशन को क्रॉस कर जाएगा। और जैसे इस लोकेशन को मास क्रॉस किया, अब सोचो, अब जो इलोंगेशन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो mg से बड़ा होगा, क्योंकि mg तो कांस्टेंट है सर, और mg से बड़ा होगा, mg तो लगातार कांस्टेंट नीचे, और kx डैश फोर्स इस बार जो अब ऊपर लग रहा है, यहाँ पे समझना kx डैश बड़ा है mg से, तो नेट फोर्स किधर आ रहा है भाई? तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब अब रिटार्डेशन का केस है, अब स्पीड घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, और फाइनली एक समय आएगा कि मोमेंटरली ये मास थोड़ा देर के लिए रेस्ट में आएगा, और वहां पे रेस्ट में आएगा, उस वक्त जो स्प्रिंग का इलोंगेशन बन रहा होगा, दैट विल बी द मैक्सिमम इलोंगेशन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा सर? स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ, वेलोसिटी तो जीरो हुआ, इसका मतलब कि अब जो बॉडी अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करेगा, क्योंकि ऊपर का फोर्स ज्यादा है, वहां से ऊपर खींचना चालू करेगा, तो ये मास ऊपर नीचे अबाउट दिस मीन पोजीशन एक मोशन करने लगेगा, जिसको आगे हम लोग देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिलहाल मेरा तो सिर्फ इतना था कि आपको ये मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर कीजिए कि देव जो मीन पोजीशन है, इस समय जो इलोंगेशन एक्स नॉट है, दैट इज नॉट द मैक्सिमम इलोंगेशन, क्योंकि इस समय वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो पक्का ये क्रॉस करेगा, और अगर क्रॉस करेगा तो कहीं और जाके उसका वेलोसिटी क्या होने वाला है? जीरो। कैसे निकाले से? आखिर उस मैक्सिमम इलोंगेशन को कैसे निकालें? तो हम उस मैक्सिमम इलोंगेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेट से यहां आया मास m, और सर फाइनल वेलोसिटी उस मैक्सिमम इलोंगेशन के जगह पे थोड़ा देर के लिए ही सही क्या हो रहा है जी, और इनिशियल लेवल हम ये मान के चलते हैं, ये था हमारा इनिशियल लेवल, जहां पे x जो है वो जीरो था। लेट से दिस इज द x मैक्सिमम। ये सर हम कैसे निकालें? आखिर ये हम कैसे निकालें? तो कोई बच्चा कहेगा सर, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में दो फोर्स ने वर्क किया, एक स्प्रिंग फोर्स ने और एक ग्रेविटेशनल फोर्स। सर दोनों का दोनों फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर, पूरे सिस्टम के ट्रांजिशन के दौरान अगर स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स ने सिर्फ वर्क किया है, तो पक्का सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी तो हर समय कांस्टेंट रहा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब सोचिए सर, अच्छा एक बात और सोचिए, जिस वक्त ये ब्लॉक चलना शुरू हुआ था, इसका इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, और जिस वक्त ये फाइनल मैक्सिमम इलोंगेशन पे गया, उस वक्त फाइनल वेलोसिटी भी जीरो। इसका मतलब सर, इनिशियल से फाइनल स्टेट के बीच में काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज, क्योंकि जिस समय वहां भी काइनेटिक जीरो था, यहाँ भी एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब कि सर, पूरे पूरे ट्रांजिशन के दौरान अगर चेंज हुआ है तो वो किस में हुआ है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल। अब कोई बच्चा कहेगा सर कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ा है कि घटा है? भैया, स्प्रिंग इलोंगेट हुआ या कंप्रेस हुआ, अभी तुमने पढ़ा कि स्प्रिंग तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, यानी सिस्टम का स्प्रिंग पोटेंशियल हमेशा बढ़ेगा। तो सर, शुरू में स्प्रिंग इलोंगेट था नहीं, बाद में एक्स मैक्सिमम से इलोंगेट हुआ, तो मैं बोलूं
कि इंक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चा बोले सर कुछ नहीं, हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर, बड़ा आसानी से लिख दिया, अच्छी बात है। अच्छा, अगर सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट था, तो अगर उसका एक कोई कंपोनेंट कुछ अमाउंट से बढ़ गया, तो पक्का दूसरा कोई एनर्जी का कंपोनेंट सेम अमाउंट से घटना चाहिए, नहीं तो फिर तो वायलेट कर जाएगा भाई। सारा का सारा कंपोनेंट अगर बढ़ जाए एनर्जी, तो सिस्टम का एनर्जी कॉन्जर्व कहाँ रहा, वो तो बढ़ घट गया भाई। तो अगर यहां से यहां के दौरान अगर स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ गया कितने से, हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर से, तो कौन सा एनर्जी है जो घटा है? तो बच्चा बोलेगा सर mg फोर्स है नीचे की तरफ, और थ्रू आउट द मोशन डिस्प्लेसमेंट भी मास का है नीचे की तरफ। तो ग्रेविटेशन फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, आपने अभी अभी पढ़ाया कि ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और उसका वर्क डन पॉजिटिव है, तो पक्का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज हुआ होगा। बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब कि मैं अगर पूछूं कि बुआ डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चा बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं है, mg इंटू एक्स मैक्सिमम, क्योंकि ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो mg का मास का एक्स मैक्सिमम ही है। अच्छी बात है सर। अच्छा, अगर ये इतना से ये बढ़ा और इतना से ये घटा, तो दोनों तो बराबर होने चाहिए ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब बच्चा कहे कि सर चूंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो हम आराम से ये कह सकते हैं कि हाफ के एक्स मैक्सिमम स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mg एक्स मैक्सिमम। यहां से ये पावर कट गया, तो बच्चा देख सकता है कि x मैक्सिमम का वैल्यू है 2mg/k। दिस इज द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इन दिस सिचुएशन। अब क्या इस सवाल को बनाने का कोई दूसरा मेथड नहीं है सर? अरे बहुत बढ़िया से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, या फिर इसी इसी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को तुम u इनिशियल प्लस के इनिशियल यू फाइनल प्लस के बना लो। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अरे मेरा तो मकसद इतना था भाई कि तुमको एक अलग तरीके से तुम सोच पाओ कि जब भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम पे सवाल बनाने की जरूरत हो, तो तुम ये देख पाओ कि कौन सा कंपोनेंट एनर्जी का बढ़ रहा है और कौन सा कंपोनेंट एनर्जी का घट रहा है। जितना जो कंपोनेंट बढ़ेगा, सिस्टम के टोटल एनर्जी कंपोनेंट्स जितने अमाउंट से बढ़ रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल टू सिस्टम का टोटल एनर्जी कंपोनेंट जितना अमाउंट से घट रहा है। कब? जब पूरे सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहे। तब कंजर्व कब रहेगा? जब एक्सटर्नल फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो हो। जो भी वर्क डन आए वो किसके कारण आए? वो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के कारण आए। ठीक है, दैट्स इट। तो आज यही रहने देते हैं। आई थिंक कि आज के क्लास में आपको काफी सारा हेल्प मिलेगा। क्विकली आप इस चीज को देखें। आप 12th में पढ़ रहे हो या आप 11th में हो या आप टारगेट में हो, जेई मेंस और नीट को अगर आप कर रहे हैं, खास करके जेई मेंस और नीट वालों के लिए, नॉट फॉर जेई एडवांस, क्योंकि जेई एडवांस के लिए हम क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। इस पूरे सीरीज में हम थियरी को क्विक रिवाइज करा रहे हैं। आपको मैं पहले बता देता हूं कि ये थियरी जो हम इसमें 3 लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी पावर को कवर किया है, और हो सकता है कि एक लेक्चर और हम लेके आएंगे जिसमें हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन को उसमें इंक्लूड करेंगे। तो मतलब एक लेक्चर और आएगा, लेकिन ठीक है, वो सर्कुलर मोशन का के पार्ट में भी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कवर कर सकते हैं। अबाउट आपका जो मैक्सिमम पोर्शन है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का, उसको हम कवर कर चुके हैं। लेकिन इसमें जो बच गया है वो पावर का जो सेक्शन है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सवाल को हम लोग या उसके टॉपिक को हम लोग सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। शुरू में हम लोग सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स देखेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का, और जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे तो आप उसमें देखिएगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के हेल्प से ही बनता है। तो आई थिंक कि आप इसको क्विक रिवाइज करिए और रिवाइज करके अपना असाइनमेंट पूरा कीजिए, अपना टेस्ट दीजिए और पीवाईक्यूज को पूरा कीजिए। आपके लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगा, खास करके जेई मेन और नीट वाले बच्चों के लिए। और भी जो भी टॉपिक का आपको
क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन चाहिए या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, पूरा चैप्टर ना हो के कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है, आप जरूर कमेंट करें। हम अपने समय अनुसार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक गर्मी बहुत ज्यादा है, इसीलिए शांति से घर में रहें, जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें और कमेंट करके हमें बताते रहें कि आपको कौन सा चैप्टर या कौन से टॉपिक में दिक्कत है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, तो हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। और फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट।